अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजियोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड। और ये जो हमारी स्लाइड्स हैं ये चैप्टर नंबर 77 ऑफ गाइटन को कवर करेंगी। ठीक है, तो पहली स्लाइड में हम देखते हैं थायराइड ग्लैंड की जो लोकेशन होती है वो कहाँ पे होती है। इट इज़ प्रेजेंट इन द एंटीरियर साइड ऑफ द नेक बिलो द एडम्स एप्पल। ठीक है, इसका वेट जो है वो 15 टू 20 ग्राम होता है और ये 3 हार्मोन्स को सेक्रेट करता है, 2 हार्मोन्स को मेजरली, जो कि कौन कौन से हैं। T3 है, T4, इनको ये मेजरली सेक्रेट करता है और ये कैल्सिटोनिन को भी सेक्रेट करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि सिंथेसिस एंड सेक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, किस तरह से इसकी सिंथेसिस और सेक्रीशन हो रही है। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से समझना है तो मेरे चैनल पे इसकी हिस्टोलॉजी पे 2 वीडियोज़ हैं, उसको आप देखें तो वो इसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, अब हम सिंथेसिस देखते हैं और सेक्रेशन देखते हैं। अब जो थायराइड ग्लैंड होता है वो 20 टू 30 मिलियंस थायराइड फॉलिकल कंटेन करता है। ठीक है, और ये जो थायराइड फॉलिकल होती हैं वो कौन सी होती है, फॉलिकुलर या फिर पैराफॉलिकुलर सेल्स होती हैं। ठीक है, अब ये जो फॉलिकुलर या फिर पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं ये सिंपली जो एपिथेलियम होता है ना, जो एपिथेलियल के जो सेल्स होते हैं ये वही होते हैं। ठीक है, और ये क्या करेंगे, ये T3 और T4 की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब जो थायराइड फॉलिकल है वो हाईली वेस्कुलराइज्ड कनेक्टिव टिश्यू से मतलब सराउंड किया हुआ होता है उसको ना। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, यानी कि जो भी T3 और T4 जिसकी भी सिंथेसिस होगी फॉलिकुलर सेल में, उनके बाहर हाईली वेस्कुलराइज्ड कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, तो वो डायरेक्टली ब्लड में पोर होगा जिसकी वजह से वो सर्कुलेशन में चला जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि थायराइड फॉलिकल है, तो थायराइड फॉलिकल जो कल का जो सेंट्रल पार्ट है वो एक जेल लाइक मटेरियल से फिल होता है जिसको हम कहते हैं कोलॉइड। ठीक है, और कोलाइड जो है वो सिंपली एक प्रोटीन, मैक्रोमोलिक्यूलर प्रोटीन होती है जिसको हमने कहा थायरोग्लोबुलिन। तो वो थायरोग्लोबुलिन से बनी हुई होती है। और ये जो थायरोग्लोबुलिन होती है इसमें अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं, टायरोसिन अमाइनो एसिड्स। ठीक है, जो भी आयोडीन हम टेक कर रहे होते हैं फूड से, डाइट से, वो हमारी ब्लड में तो प्रेजेंट होती ही होती है, लेकिन अब वो सेल्स के अंदर कैसे जाएगी, क्योंकि हमने कहा जो कोलॉइड है वो थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन की बनी हुई होती है जिसके ऊपर टायरोसिन अमाइनो एसिड्स होते हैं। और इन्हीं टायरोसिन अमाइनो एसिड्स के ऊपर आके या इन्हीं के साथ आके आयोडीन के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं जिसकी वजह से ये DIT या फिर MIT बना देते हैं। ठीक है, लेकिन अब मेन काम क्या है, हमारी ब्लड में तो आयोडीन प्रेजेंट है, उसको हमने सेल के अंदर लाना है, उसको हमने थायराइड फॉलिकल के अंदर लाना है, कोलॉइड के अंदर, ताकि हम हार्मोन की सिंथेसिस कर सकें, T3 हार्मोन की और T4 हार्मोन की। तो ये काम सोडियम और आयोडाइड पंप्स प्रेजेंट होते हैं फॉलिकुलर सेल्स पर, तो ये काम वो करते हैं। वो क्या करेंगे, आयोडीन और सोडियम की सिम्पोर्ट करते हैं इनटू द फॉलिकुलर सेल, ताकि वो सिंथेसाइज कर सके हार्मोन्स को। ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे ही आयोडीन हमारे पास सेल के अंदर एंटर हो गया तो हमारे पास एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं पेंड्रिन प्रोटीन। ये क्या होती है, ये सिंपली एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होती है जो इसको आयोडीन को अपाइकल सरफेस की तरफ लेके जाएगी। अब ये चीज़ जहन में रखें, जो अपाइकल सरफेस है वो अंदर सेंटर की तरफ ओपन होगी जहाँ पे हमारे पास कोलॉइड प्रेजेंट है। लेकिन जो इसकी जो बेज़ल सरफेस है ना, बेज़ल सरफेस से अगर हम देखें तो उसके बाहर हमारे पास वेस्कुलराइज्ड कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा। ठीक है, अच्छा, अब जो अपाइकल सरफेस की तरफ आयोडीन हमारे पास आ गया तो अपाइकल सरफेस पर हमारे पास एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हमने कहा पर ऑक्सीडेज आयो, जो कि ऑक्सीडेशन करवा देगा इस आयोडाइड की, क्योंकि ब्लड में आयोडाइड की फॉर्म में होगा, आयोडाइड की ऑक्सीडेशन करवा देगा और इसको कन्वर्ट कर देगा आयोडीन के अंदर। ठीक है, अब ये आयोडीन जो है वो अटैच हो जाएगा टायरोसिन अमाइनो एसिड्स पर, 2 पोजीशंस होती हैं 5 और 3। ठीक है, अब अगर ये दोनों पोजीशंस पर होता है तो ये DIT का मॉलिक्यूल बना देगा, और अगर ये एक पोजीशन पर होता है तो ये MIT का मॉलिक्यूल बना देता है। अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑर्गेनिफिकेशन, कि आयोडीन आके थायरोग्लोबुलिन पर टायरोसिन अमाइनो एसिड्स के साथ अटैच हो गया है, तो इसको हमने कहा ये ऑर्गेनिफिकेशन है।
अच्छा, अब ये क्या हुआ, ये हमारे पास जो DIT और MIT बन गए हैं। अब जब 2 DIT मिलेंगे तो वो हमारे पास T4 बना देंगे, जो कि थायरॉक्सिन है। और उसके बाद अगर एक DIT और एक MIT का मॉलिक्यूल मिलेगा तो वो हमारे पास T3 बना देगा। अब ये दोनों जो हार्मोन्स हैं ये क्या हो जाएँगे, ये स्टोर हो जाएँगे थायरोग्लोबुलिन की फॉर्म में कोलाइड के अंदर ही, ठीक है? जब हमारे पास कोई प्रॉपर स्टिमुलस आएगा तब इनका रिलीज़ होगा। अब हम डिस्कस करते हैं स्टिमुलस किस तरह का ना। अब थायरॉइड हार्मोन मोस्टली कब प्रेगनेंसी में रिलीज़ होते हैं ज़्यादा, या फिर कोल्ड टेम्परेचर है तो बॉडी को वार्म करने के लिए, क्योंकि ये बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है उसको इंक्रीज़ करते हैं। तो सपोज़ कि कोल्ड टेम्परेचर है, तो ये चीज़ डिटेक्ट हुई हमारे पास हाइपोथैलेमस से, क्योंकि हाइपोथैलेमस हमारे पास थर्मोरेगुलेटरी सेंटर है बॉडी का। उस चीज़ से जब ये डिटेक्ट हुआ कि टेम्परेचर कोल्ड है, तो उसने थायरॉइड रिलीज़िंग हार्मोन या थायरॉइड रिलीज़िंग फैक्टर को रिलीज़ कर दिया। उस वो जो रिलीज़ हुआ उसने जाकर एंटीरियर पिट्यूटरी में थायरोट्रॉप्स हमारे पास सेल्स प्रेज़ेंट हैं, उनको जाके उसने स्टिमुलेट किया। थायरोट्रॉप्स ने थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज़ किया। जब थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ हुआ, ब्लड की सर्कुलेशन में गया, तो उसके जो रिसेप्टर्स थे वो थायरॉइड ग्लैंड पर प्रेज़ेंट थे। तो वो जब थायरॉइड ग्लैंड पे प्रेज़ेंट थे तो उधर आके उसने थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने क्या करना है, उधर इसने रिसेप्टर कॉम के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेना है और फिर क्या करना है, एडिनाइल साइक्लेज़ CAMP पाथवे के थ्रू T3 और T4 का रिलीज़ करवा देना है। ठीक है? चलें, ये स्टिमुलस हमारे पास आ गया और T3 और T4 जो है वो रिलीज़ होने लगा है ना। अब ये किस तरह से होगा? जैसे स्टिमुलस आया, अब हमारे पास जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, उनकी जो अपाइकल सरफेस है, उस पे माइक्रोविलाई प्रेज़ेंट होते हैं। जो माइक्रोविलाई होते हैं ना, ये क्या होते हैं, इनकी एब्ज़ॉर्प्टिव नेचर होती है, ठीक है? और ये क्या करवाते हैं, ये पिनोसाइटिक वेसिकल बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही स्टिमुलस आता है ना कि हमें T3 और T4 बॉडी में चाहिए, तो इसने क्या करना, कोलॉइड से पाइनोसाइटिक वेसिकल्स बनाने हैं, जिसकी वजह से इसने इन्गल्फमेंट करनी है कोलॉइड के मटेरियल की। ठीक है? तो ये पाइनोसाइटोसिस करवा देगा और उसके बाद इसी की जो फॉलिकुलर सेल की जो अपाइकल सरफेस है ना, उसी पर ही लाइसोसोम्स प्रेज़ेंट होते हैं। तो ये लाइसोसोम्स का क्या काम होता है? इसके पास प्रोटीज़ और डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो कि डिग्रेडेशन करवाते हैं। जो भी मटेरियल ये इंगल्फ करता है। तो ये क्या करवा देंगे, जो हमारे पास पाइनोसाइटिकल वेसिकल्स होंगी, उनमें थायरोग्लोबुलिन ही होगा ना, तो ये क्या करवा देंगी, उस थायरोग्लोबुलिन की डिग्रेडेशन करवा देंगी। जब उसकी डिग्रेडेशन करवा देंगी, तो ज़ाहिर-सी बात है जो DIT और MIT बने थे, वो डिग्रेड हो जाएँगे। वो डिग्रेड हो जाएँगे तो 2 अगर DIT मिलते हैं, तो वो T4 बना लेंगे, और अगर 1 DIT और 1 MIT बनता है, तो वो T3 बना लेंगे। ठीक है? इस तरह से इसने ये सब करना। और कुछ आयोडीन भी इस प्रोसेस में रिलीज़ हो जाएगी, लेकिन ये आयोडीन दोबारा से रिसाइकिल हो जाएगी T3 और T4 को बनाने में, ठीक है? अब जो हमारे पास ब्लड स्ट्रीम में जो हमारे पास हार्मोन्स रिलीज़ हुए हैं, उनमें 95% T4 होता है, जबकि सिर्फ़ 5% T3 होता है, ठीक है? ये चीज़ आप लोग ज़हन में रखें। बट थिंग इज़ दैट कि जो T3 होता है, व्हिच इज़ ओनली 5%, इट इज़ एक्चुअली द एक्टिव फॉर्म। T3 ही एक्टिव फॉर्म होती है। अब ये सवाल आता है क्यों T3 ही क्यों एक्टिव फॉर्म होती है? सो हियर वी गो, हियर इज़ द आंसर फॉर इट। क्योंकि जो T3 होती है ना, अब हमें पता है, अब जब ये ब्लड में आएँगे तो ब्लड में ऐसे ही तो नहीं घूमेंगे ना। अब हमारे ब्लड में प्लाज़्मा प्रोटीन्स प्रेज़ेंट होती हैं जो कि लीवर सिंथेसाइज़ कर रहा होता है। तो अब ज़ाहिर-सी बात है, ये प्रोटीन्स प्लाज़्मा प्रोटीन्स के साथ बाइंड होके ही ना TBG के साथ, थायरॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ बाइंड होके ही ट्रांसपोर्ट होंगी ना। तो होगा क्या कि ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी हुई है कि जिस प्रोटीन की अगर हार्मोन्स के साथ एफिनिटी या बाइंडिंग ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो रिलीज़ नहीं होती टिश्यू पे ईज़िली, और जिसकी एफिनिटी लो होती है वो ईज़िली रिलीज़ हो जाती है। अब यही चीज़ है, अब T3 की एफिनिटी जो है या फिर हम कह लें कि उसकी जो बाइंडिंग है वो प्लाज़्मा प्रोटीन के साथ लेस स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से वो टिश्यू को ईज़िली अवेलेबल हो जाती है, ऑल्दो इसकी क्वांटिटी बहुत कम है। ठीक है? और दूसरी बात ये है कि जब वो टारगेट सेल पे आके इसने रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना दिया और उसके बाद ये सेल के अंदर चली गई, तो जो इंट्रासेलुलर थायरॉइड हार्मोन के जो रिसेप्टर्स होते हैं ना,
उनके लिए T3 की एफिनिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से वो T3 के साथ जल्दी से बाइंड हो जाते हैं और फंक्शंस को परफॉर्म कर लेते हैं ईजीली। अच्छा, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके फंक्शंस को देखते हैं, फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन, और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी नेक्स्ट वीडियो, तो आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।